अपना कौन सा चैप्टर चल रहा था विज्ञान के अंदर? विज्ञान के अंदर कौन सा चैप्टर था अपना? 11वां चैप्टर विद्युत। विद्युत के अंदर अपन ने कुछ टॉपिक पढ़ भी लिए थे, ठीक है, एक बार रिवाइज करवा देते, मैं खुद करा देता हूँ। सबसे पहले अपन किसकी बात की थी अपन ने? आवेश। तो ध्यान रखना, आवेश कौन होता है? तो किसी भी पदार्थ का वह विशेष गुण जो किसके कारण उत्पन्न होता है? घर्षण के कारण उत्पन्न होता है, उसे क्या कहा जाता है? आवेश। किसके कारण उत्पन्न होता है? घर्षण के कारण। इसको किससे दर्शाया जाता है? क्यू से। इसका एसआई मात्रक कौन होती है? कूलाम। ठीक है, और ये दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है, ये बता ही दिया था मैंने आपको, धनावेश का मतलब प्रोटॉन और ऋणावेश का मतलब इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद थोड़ा सा अपन ने क्लियर किया था कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो अपन ने पढ़ा था 6 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं पूछूं एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 6 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये किससे निकाला था? तो अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, Q बराबर एन ई, जहां पे एन तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और ई कौन होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद दूसरा टॉपिक अपना कौन सा था? विद्युत। किसे कहेंगे विद्युत? तो अपन ने पढ़ा था आवेशों के सतत प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत। ये पढ़ा था ना, आवेशों के सतत प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत। इसको किससे दर्शाया जाता है? आई से। और इसका एसआई मात्रक कौन होता है? एम्पियर। ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी पढ़ा था अपन ने, आई बराबर क्यू अपॉन टी। फिर यहाँ पे अपन ने 1 एम्पियर को डेफिनेशन भी दी थी। आई का मात्रक होता है एम्पियर, क्यू का मात्रक होता है कूलाम, समय का मात्रक होता है सेकेंड। अब जब यहाँ पे 1 एम्पियर है तो यहाँ भी 1 कूलाम और यहाँ पे भी 1 सेकेंड। तो ध्यान रखना, जब 1 सेकंड तक या 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित किए जाते हैं तो उत्पन्न धारा कितनी हो जाएगी? 1 एम्पियर हो जाएगी। इसके बाद अपन ने इसी के अंदर कौन सा मीटर पढ़ा था? एमीटर पढ़ा था। एमीटर, इसकी क्या खास बात ध्यान थी? तो पहला तो ये किसको किसको नापता है, किसका मापन करता है? धारा का मापन करता है। कौन से क्रम में जुड़ा होता है? श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। दूसरा क्या पढ़ा था? प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, और विद्युत धारा के बारे में अपन ने थोड़ी सी जानकारी और ली थी कि विद्युत हमेशा कहां से कहां बहती है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलती है। और दूसरी क्या पढ़ी थी? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में, के विपरीत, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में, यही पढ़ा था अपन ने। उसके बाद अपन ने पढ़ा था विभवांतर। उसके बाद कौन पढ़ा था अपन ने? विभवांतर। विभवांतर के लिए मैंने एक क्षेत्र बनाया था, इसे क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। ये एकांक धनावेश, ये एक बिंदु। ठीक है, तो क्या बोला था? किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर उपस्थित एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य होता है, उन दोनों बिंदुओं के मध्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। विभवांतर को अपन ने किससे दर्शाया था? V से। विभवांतर का जो मात्रक होता है वो होता है एसआई मात्रक वोल्ट, जो स्मॉल v से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और इस वोल्ट का मात्रक फॉर्मूला क्या होता है? W अपॉन Q। वोल्ट विभवांतर का मात्रक, विभवांतर का जो सूत्र होता है वो होता है W अपॉन Q। विभवांतर का मात्रक अपन वोल्ट ही लिखते हैं। W का मात्रक, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और Q का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम। तो अगर मेरे को 1 वोल्ट की डेफिनेशन पूछे तो अपन एक एक कर देंगे यहाँ पे। तो क्या लिखा था कि अगर किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में अगर 1 जूल कार्य किया जाता है, कितने जूल? 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उत्पन्न विभवांतर कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। ये पढ़ा था अपन ने। उसके बाद अपन ने इसके अंदर कौन सा मीटर पढ़ा था? वोल्ट मीटर। और यही पढ़ा था ना। अब ये वोल्ट मीटर क्या करता है? तो पहला, ये किसको नापता है? विभवांतर को नापता है। किसको नापता है? परिपथ में विभवांतर का मापन करता है। दूसरा अपन ने पढ़ा था कौन से क्रम में लगा होता है? पार्श्व क्रम में लगा होता है। तीसरा इसकी क्या खास बात ध्यान रखी थी कि ये क्या होता है सर जी? इसका प्रतिरोध अधिक होता है, प्रतिरोध अधिक होता है। और चौथा इसका वो चित्र का ध्यान रखना, ये वोल्ट मीटर, ये प्लस माइनस, ये इसका चित्र होता है। ठीक है, ये पढ़ा था। इसके बाद अपन ने पढ़ा था एक और वर्ड, कौन सा आ रहा था? परिपथ। कौन सा पढ़ा था एक वर्ड? परिपथ। परिपथ किसे कहते हैं? तो विद्युत धारा का जो सतत बंद पथ होता है, विद्युत धारा का सतत बंद पथ या विद्युत धारा का सतत बंद पथ, पथ जानते हो ना, रास्ता। तो विद्युत धारा का जो सतत बंद पथ होता है उसे क्या कहा जाता है? परिपथ कहा जाता है। और परिपथ में अपन ने कल अपन ने वो पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ा था अपन ने? प्रतिरोध पढ़ा था। प्रतिरोध से पहले ओम का नियम पढ़ा था। ओम का नियम,
तो मैंने आपको कहा था कि अगर चालक तार की भौतिक अवस्थाएं समान हो, चालक तार की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, प्रकृति ये समान हो, तो अगर चालक तार की भौतिक अवस्थाएं समान हो तो चालक तार में प्रवाहित धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के क्या होती है, समानुपाती होती है। यही क्या कहलाता है, ओम का नियम। अगेन रिपीट करता हूं, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं समान हो तो उसके अंदर यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं समान हो तो उसमें प्रवाहित धारा उसमें उत्पन्न विभवांतर, उनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या होती है, समानुपाती। आई समानुपाती वी होती है। फिर अपन ने यह भी करा था कि वी समानुपाती आई, जब समानुपाती का साइन हटता है तो एक स्थिरांक आता है जो अपन ने कौन लिया था, आर। आर यहाँ पे एक नियतांक होता है जिसे प्रतिरोध बोला जाता है, जिसे क्या बोला जाएगा, प्रतिरोध बोला जाता है। अब प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना, किसी भी परिपथ में विरोध, किसका विरोध करना, विद्युत धारा का जो विरोध करता है उसे क्या कह देंगे, प्रतिरोध। तो किसी भी परिपथ में, अब विद्युत धारा किससे बनती है, आवेशों से, आवेशों से बनती ना, तो किसी परिपथ में आवेशों के प्रवाह का विरोध ही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। अगेन रिपीट करता हूं, किसी परिपथ में आवेशों के प्रवाह का विरोध ही प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है। अब आर अपने घर में ऐसा वैसा, वी ऐसा वैसा, आई गुणाम तो जाके ये आर, तो आर का फॉर्मूला क्या हो गया, वी अपॉन आई। अब आर का जो मात्रक होता है वो क्या होता है सर जी, देखो वी का मात्रक कौन होता है, वोल्ट, आई का मात्रक कौन होता है, एम्पियर। इधर आर का मात्रक ध्यान रखना, तो आप आर का मात्रक सीधा सीधा ध्यान रखना कौन होता है, ओम। क्यों, क्योंकि ओम भाई साहब ने दिया था ना इसको, तो इसलिए ओम नाम रख दिया। आर का मात्रक कौन हो गया, ओम। क्लियर है। अब अगर मेरे को पूछे एक ओम की, जैसे वी का, देखो आर का मात्रक कौन होता है, ओम, वी का मात्रक वोल्ट, आई का मात्रक एम्पियर। अगर मेरे को किताब वाला पूछे कि एक ओम किसे कहते हैं, तो मैं क्या कह दूंगा, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं समान हो और उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर और उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना हो, 1 वोल्ट, तो उस चालक तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1 ओम। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं समान हो और उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर और सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना हो, 1 वोल्ट, तो उसका प्रतिरोध, उस चालक तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। क्लियर है सर जी, पक्का, ओके। यहां तक का कल अपन ने पढ़ा था, यही पढ़ा था ना कल अपन ने। अब आज अपन कौन सा पढ़ेंगे, एक वर्ड आता है अपने पास, प्रतिरोध तो हो ही गया था, प्रतिरोध पढ़ा दिया ना। प्रतिरोध के बाद कौन सा आता है, परिवर्ती प्रतिरोध। ये एक वर्ड है जो ध्यान रखना, परिवर्ती प्रतिरोध। अभी परिवर्ती प्रतिरोध क्या काम करता है, तो ध्यान रखना, परिवर्ती प्रतिरोध क्या काम करता है, धारा का जो विभवांतर होता है, ठीक है। परिवर्ती प्रतिरोध किसे कहते हैं, एक उपकरण है, एक मशीन है, जैसे एमीटर और वोल्ट मीटर होते हैं ना, वो जैसे विभवांतर, ये वोल्ट मीटर क्या काम करता है, विभवांतर को मापने का काम करता है, केवल मापने का काम करता है ना। लेकिन परिपथ का वह उपकरण या परिवर्ती प्रतिरोध किसे कहेंगे, वह उपकरण या वह अवयव या वह यंत्र जो परिपथ में विभवांतर का क्या करता हो, नियंत्रण करता हो, कम ज्यादा करता हो। ठीक है, तो ध्यान रखना, परिवर्ती प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो वह उपकरण जो परिपथ के अंदर विभवांतर का क्या करता हो, नियंत्रण करता हो। तो परिवर्ती प्रतिरोध क्या करता है, विभवांतर का नियंत्रण करता है। ये कौन करता है, विभवांतर का नियंत्रण करता है। और इसका तो वो चित्र भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ज्यादा है नहीं तो ज्यादा डीप में जा भी नहीं रहा मैं, ठीक है। ये इसका वो चित्र होता है, पूछेगा नहीं लेकिन थोड़ा सा ध्यान रख लेना, डेफिनेशन में पूछ सकता है कि परिवर्ती प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो वह उपकरण या वह अवयव या वह यंत्र जो क्या काम करता हो, परिपथ के अंदर विभवांतर का मापन करता हो, विभवांतर का नियंत्रण करता हो, विभवांतर का नियंत्रण करता हो, उसे कम या ज्यादा करता हो, वो कौन होता है, अपना परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध के बाद ही एक भाई आता है, इसका कौन, धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक। अब ये भी किसी ना किसी का नियंत्रण करेगा, धारा नियंत्रक नियंत्रण करेगा, तो ये किसका नियंत्रण करेगा, प्रतिरोध का नियंत्रण करेगा। धारा नियंत्रण किसका नियंत्रण करता है, प्रतिरोध का। तो ध्यान रखना, धारा नियंत्रक ये भी एक उपकरण है, लेकिन कैसा उपकरण है, ये एक बेलनाकार उपकरण है, बेलनाकार उपकरण। यह एक कौन सा उपकरण है सर जी, बेलनाकार उपकरण होता है, जो क्या काम करता है, तो ये परिपथ में प्रतिरोध का नियंत्रण करता है, परिपथ में प्रतिरोध का
तो ये बेलनाकार उपकरण होता है जो परिपथ में क्या करता है, प्रतिरोध का नियंत्रण करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो पूछा जा सकता है धारा नियंत्रक क्या होता है, तो एक ऐसा उपकरण जो बेलनाकार होता है और परिपथ में क्या करता है, प्रतिरोध का नियंत्रण करता है, उसे क्या कहा जाएगा, धारा नियंत्रक। इधर कौन हो गया, परिवर्ती प्रतिरोध। ठीक है, अभी मैंने आपको ओम का नियम पढ़ाया था। ओम के नियम में मैंने आपको कहा था कि जब चालक तार की भौतिक अवस्थाएं समान हो, जब चालक तार की भौतिक अवस्थाएं समान हो तो उसमें प्रवाहित धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, और उसी फॉर्मूले को हल करते हुए अपन ने क्या निकाला था, प्रतिरोध निकाला था ना, एक नियतांक यहाँ पे। तो अब ये ध्यान रखना है कि चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ पे एक है फॉर्मूला कि चालक तार का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है, निम्न कारकों पर, चालक तार का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। चालक तार का मतलब तुम जानना, पाइप। ठीक है ना, पाइप। नल की जानते हो, अपने नल आता है, नल की वाली नल जानते हो ना, तो नल की अगर बड़ी होगी तो पानी थोड़ा लेट आएगा, ये तो पता है ना। अगर नल की बहुत ज्यादा बड़ी है तो पानी लेट आएगा, छोटी होगी तो फटाफट निकल के आ जाएगा। भाई ज्यादा दूर तो मेरे को यहाँ से पानी लेके जाना अपने घर तक, सरवाड़ी गेट तक, तो वहां के लिए पानी टाइम लगेगा ना जाने में। तो ध्यान रखना, टाइम का मतलब उसे स्पीड कम रहेगी उसकी। ठीक है, तो पहला तो आप यहाँ पे ध्यान रखना कि चालक तार का जो प्रतिरोध होता है उसकी लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। उसकी लंबाई के क्या होता है, समानुपाती। अगर आपकी चालक तार की लंबाई ज्यादा है तो प्रतिरोध भी क्या होगा, ज्यादा, मतलब लाइट आने में कम आपको समय लगेगा क्योंकि प्रतिरोध ज्यादा है उसका। तो ध्यान रखना पहली कंडीशन कि चालक तार का जो प्रतिरोध होता है उसकी लंबाई के क्या होता है, समानुपाती। अगर लंबाई ज्यादा तो प्रतिरोध भी क्या होगा, ज्यादा। अगर लंबाई कम तो प्रतिरोध भी क्या होगा, कम। ये ध्यान रखना। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, चालक तार, अगर आपका पाइप मोटा है तो उसमें से ज्यादा पानी आराम से जा सकता है ना, और मोटे को अपन बोलते हैं क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ही लेते हैं ना। आप तार को काटते हो तो गोल ही तो निकलता है, वो गोल ही तो होता है ना, पाइप को या चालक तार को काटते हो। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो चालक तार का प्रतिरोध होता है उसके क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर ज्यादा बड़ा क्षेत्रफल होगा, ज्यादा गोल होगा तो पानी जल्दी निकल जाएगा, अगर कम पानी, कम जगह होगी तो पानी थोड़ा सा कम निकलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर क्षेत्रफल ज्यादा है तो पानी जल्दी निकल रहा है, मतलब टाइम कम लग रहा है, टाइम कम लग रहा है इसका मतलब प्रतिरोध कम है, इसका मतलब ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर किसी क्षेत्रफल का, तो ये तो ध्यान रखना कि चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो उसकी लंबाई के क्या होता है, समानुपाती, और चालक तार का प्रतिरोध जो होता है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, इसको क्या बोलते हैं मोरे, अनुप्रस्थ, मतलब उसका जो क्षेत्रफल होता है ना गोलाई का, उस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आप क्षेत्रफल बढ़ा देते हो, आप मोटाई बढ़ा देते हो तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, और अगर आप मोटाई कम कर देते हो तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। देखो होगा ना, बड़े बड़े केबल जो होते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे ज्यादा मोटे होते हैं वो। तो ये ध्यान रखना कि चालक तार का प्रतिरोध, उस चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो चालक तार की लंबाई उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। इसके अलावा किस पे निर्भर करता है, तो इसके अलावा वो प्रकृति पे निर्भर करता है। प्रतिरोध जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, सुचालक के। अब सुचालक तो तुम जानते हो ना, वह चालक या वह पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है उसे अपन क्या कहते हैं, सुचालक। लेकिन प्रतिरोध तो क्या करता है, उनको रोकने का काम करता है ना। ठीक है, तो ध्यान रखना सुचालक कौन होगा, अगर पूछा जाए सबसे अच्छा सुचालक कौन होगा, सबसे बढ़िया सुचालक कौन होगा, तो जिसका प्रतिरोध सबसे कम होगा वो सबसे अच्छा सुचालक होगा। अगर पूछा जाए कि सबसे अच्छा कुचालक कौन होगा, तो जिसका प्रतिरोध सबसे ज्यादा होगा वो अच्छा कुचालक होगा। ठीक है, और जिसका प्रतिरोध सबसे कम होगा वो क्या होगा, अच्छा सुचालक। तो ध्यान रखना, तो प्रतिरोध, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि चालक तार का प्रतिरोध किन किन पर निर्भर करता है, तो पहला, चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है जो चालक तार के समानुपाती होता है। ठीक है, अगर आपकी लंबाई, तार की लंबाई ज्यादा है तो प्रतिरोध भी ज्यादा, चालक तार की, सॉरी, लंबाई कम तो चालक तार का प्रतिरोध भी क्या होगा, कम। दूसरा, चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उल्टा होता है। अगर आपका क्षेत्रफल कम है तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, और अगर क्षेत्रफल ज्यादा है तो प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, तीसरा, जो चालक तार का प्रतिरोध है वो चालक तार की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अगर वह सुचालक है तो उसका प्रतिरोध कम होगा, अगर वह कुचालक है तो उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। ठीक है सर जी, क्लियर है ना यहाँ तक, पक्का, ओके। तो ये था अपना बेसिक इस चैप्टर का। इसमें न्यूमेरिकल कब तक आएंगे, वो पार्श्व क्रम और श्रेणी क्रम वाले बात में आएंगे ना वो तो। ठीक है, आगे चलू, ओके। ये तो समझ में आ गया ना, इधर वाला साफ कर दूं ना, ओके।
चलो आओ देखते। अब एक और बात करते हैं प्रतिरोधकता की। अब किसकी बात करते हैं? प्रतिरोधकता। प्रतिरोध तो बात कर लिया ना पढ़ने, अरे प्रतिरोध की बात तो कर ली थी। अब किसकी बात कर रहे हैं? प्रतिरोधकता। एक नया वर्ड, एक नया व्यंजक, एक नया शब्द निकल के आएगा अपने पास और एक नया फॉर्मूला निकल के आएगा। ठीक है, देखते हैं। इसको समीकरण 1 नाम दीजिए, इसको समीकरण नंबर 2। तार का जो प्रतिरोध होता है वो किसके समानुपाती होता है? चालक तार की लंबाई के। तार का जो प्रतिरोध होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है? उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। समीकरण 1 व 2 से आर समानुपाती एल अपॉन ए लिख सकता हूं ना मैं? अरे देखो, आर एल के समानुपाती है, आर ए के व्युत्क्रमानुपाती, तो ये का यही है ना, तो आर समानुपाती एल अपॉन ए। ठीक है, अब जब भी समानुपाती का साइन हटता है तो कौन आता है? एक स्थिरांक। यहाँ पे स्थिरांक कौन आ जाएगा? रो, एल अपॉन ए। ये जो है ये स्थिरांक है और इसको अपन क्या बोलते हैं? रो, रो। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्लियर है। और ये जो रो होता है इसे अपन क्या बोल देंगे? प्रतिरोधकता। इस रो को अपन क्या बोल देंगे? प्रतिरोधकता। अब रो का मात्रा निकालते हैं कि इसका मात्रा क्या होगा, तो रो का पहले फॉर्मूला निकालते हैं। आर ऐसा कैसा, ए भाग में तो इधर आके एल ऊपर है तो नीचे कौन है? इधर कौन रह जाएगा? रो। ठीक है, आर प्रतिरोध का मात्रक कौन होता है? ओम। ए का मात्रक क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर में लेते हैं, ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर। लंबाई का मात्रक भी क्या होता है? मीटर। इंटू कौन चल रहा है? रो। ओम ऐसा का ऐसा, मीटर स्क्वायर का मतलब मीटर इंटू मीटर। नीचे कौन चल रहा है? मीटर। बराबर कौन चल रहा है? रो। मीटर से तो रो बराबर कौन हो जाएगा? ओम इंटू मीटर। तो ध्यान रखना, प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम इंटू मीटर। ठीक है, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम इंटू मीटर। ठीक है, अब अगर मेरे से पूछे कि रो कहते किसे, प्रतिरोधकता कहते किसे है? ठीक है, प्रतिरोधकता कहते किसे है, तो किसे कहेंगे भाई? किसे कहते थे अपन ये? आओ पहले एक नियम ये क्लियर कर लेता हूं। रो का फॉर्मूला क्या निकाला आप लोगों ने? आर इंटू ए अपॉन एल। अगर मेरे को आर, रो जो है उसका मात्रक क्या निकाला अपन ने? ओम मीटर। आर का मात्रक क्या होता है? ओम। एम्पियर, इसका सॉरी एम्पियर नहीं, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। अगर किताब वाला पूछे मेरे से कि 1 ओम मीटर किसे कहते हैं, 1 ओम मीटर किसे कहते हैं, तो यहाँ पे क्या ध्यान रखोगे? यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर, यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उत्पन्न प्रतिरोध 1 ओम होता है और उसे अपन क्या कह देंगे? 1 ओम मीटर। ठीक है, उत्पन्न प्रतिरोध 1 ओम हो तो उसके क्या कह देंगे अपन? 1 ओम मीटर, या उसकी प्रतिरोधकता कहलाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। नोट्स कहां है? तो 1 मीटर लंबे व 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, 1 मीटर लंबे और 1 मीटर अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल का तार का जो प्रतिरोध 1 ओम होता है उसे उसकी क्या कह देते हैं? प्रतिरोधकता कहलाती है। ठीक है, बस इतना सा लिखा हुआ है इसके अंदर और कोई इतना वो है नहीं लॉजिकल है, इसका अपन ने मात्रा निकाल ही लिया। अब थोड़े से इसमें ना ट्रिक है वो पढ़ लेते हैं जो याद रखना है आपको। धातु और मिश्र धातु की प्रतिरोधकता कम होती है। धातु और मिश्र धातु की प्रतिरोधकता क्या होती है? कम। तभी तो आप उसको किसमें यूज ले लेते हो? विद्युत के भाई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, धातु और मिश्र धातु की प्रतिरोधकता कम होने के कारण ये क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि धातु और मिश्र धातु की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो इनकी प्रतिरोधकता कितनी होती है? 10⁻⁸ ओम मीटर से 10⁻⁶ ओम मीटर। तो ये ध्यान रखना कि धातु और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता कम होती है, इसलिए विद्युत के सुचालक होते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धातु और मिश्र धातु विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं, तो क्या लिखोगे? इनकी प्रतिरोधकता कम होती है इसलिए विद्युत के सुचालक होती है। और कितनी होती है? 10⁻⁸ ओम मीटर से 10⁻⁶ ओम मीटर। उसके बाद आता है रबड़ और कांच जैसे विद्युत रोधी पदार्थ, जिन्हें क्या कहा जाता है? कुचालक पदार्थ कहा जाता है। रबड़ और कांच जैसे विद्युत रोधी पदार्थ, इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है? ज्यादा होती है। और कहां से कहां तक होती है? तो 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर होती है। 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर होती है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रबड़ और विद्युत रोधी पदार्थ जो है वो विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं, तो क्या लिखोगे? क्योंकि उनकी प्रतिरोधकता ज्यादा होती है और उनकी प्रतिरोधकता का परास 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर होता है।
मिश्र धातुओं का ताप पर शीघ्र अपचयन नहीं होता। मिश्र धातुएं जो होती है उनका उच्च ताप पर आप जितना भी तापमान कर लो वो जल्दी से नहीं गलती, मतलब अपचयित नहीं होती है। यही कारण है कि मिश्र धातुओं का उपयोग इस्त्री, टोस्टर और अन्य तापन युक्तियों के निर्माण में, जैसे आपको दिखता है ना वो रोड आती है पानी गर्म करने की आता है, ठीक है, हीटर आता है, ठीक है, तो इनमें कौन सी धातुओं का उपयोग किया जाता है? मिश्र धातुओं का उपयोग किया जाता है। टोस्टर आता है आपका, इस्त्री आती है, हीटर वो जानते हो ना, प्रेस जिसे बोलते हैं। इनमें कौन सी धातुओं का उपयोग किया जाता है? मिश्र धातुओं का। क्यों किया जाता है? तो क्या ध्यान रखोगे? क्योंकि इनका उच्च तापमान पर भी क्या नहीं होता? अपचयन या दहन नहीं होता। क्वेश्चन पूछ सकता है क्यों करके। अगला, विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन का मात्रक होता है W, ठीक है, और ये 3800 एंगस्ट्रॉम तक भी नहीं पिघलता, ये बताया था मैंने। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन से बना होता है। कॉपर व एल्यूमिनियम धातु का उपयोग विद्युत संचरण में लिए जाने वाले तारों में किया जाता है। क्यों भाई? आपने देखा होगा ना घरों में जो वायरिंग होती है, लाइट के जो तार होते हैं वो कॉपर और एल्यूमिनियम के होते हैं। तो क्यों? तो क्या लिखोगे? इनका प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है और ये विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं, इसलिए कॉपर और एल्यूमिनियम का जो उपयोग है वो घरों में विद्युत तारों के रूप में लिया जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। क्लियर है ना यहाँ तक का? इसके बाद अपन न्यूमेरिकल करते हैं। अरे न्यूमेरिकल कर ली चैप्टर के, निकालो किताबें, किताब निकालो, डू इट फास्ट। बढ़िया है। किताबें किस किस पे नहीं है? शाबाश, ऊपर देख लो प्लीज, रिक्वेस्ट इट। सामाजिक में भी सुनना ना भी, तो बढ़िया है। इधर देख लो, नोट्स बंद कर दो, ठीक है, नोट्स बंद कर दो। आओ अपन अब क्या करेंगे, तो ध्यान रखना। अब अगला टॉपिक कौन आता है अपने पास? प्रतिरोधों का संयोजन करना। अपन को क्या करना है? प्रतिरोधों का, बोल लो मुंह से, प्रतिरोधों का क्या करना है? संयोजन, मतलब प्रतिरोधों को क्या करना है? जोड़ना है। तो प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। कौन कौन सा? अरे बोलो, श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा कौन सा होता है? वंशिका पार्श्व क्रम संयोजन को और क्या बोला जाता है? रो क्यों रही है मम्मी? क्या जा रही है? समांतर क्रम संयोजन। तुम में से कौन मेरे को बता सकता है कि श्रेणी क्रम का दूसरा नाम? गुनगुन दीदी? होता भी नहीं है। आओ, श्रेणी क्रम और दूसरा कौन सा होता है? पार्श्व क्रम या समांतर संयोजन, ठीक है। आओ देखते हैं, बड़ा आसान सा है दीदी। आओ, अब खुशी सी मिल रही है मेरे को, बड़ी खुशी ये कि चलो मैं, मतलब है ना, ये बड़ा अच्छा लगता है मेरे को कि जब ये कुछ नहीं करना चाहते तो अपन क्यों एफर्ट लगा रहे। ठीक है, चलने दो। दिक्कत पता कहाँ होती है? जो बच्चा पढ़ने वाला होता है और हम उसको पढ़ा नहीं पाते ना, तब बुरा लगता है कि यार हम उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे, उसको 100% नहीं दे पा रहे। पर तुम ऐसे हो ही नहीं, तुम बस चल रहे हो। मैं तुम्हें मेरे ज्यादा दे रहा हूं तुम्हें, है ना। तुम्हें पता है कि 11वां चैप्टर चल रहा है, विद्युत का चैप्टर चल रहा है, पता है तुम्हें क्यों करा रहे? केवल न्यूमेरिकल के लिए करवा रहे कि न्यूमेरिकल तुम्हें समझ में आ जाए, ये थी ना बात अपने। अरे न्यूमेरिकल का ही था ना, किताबें तुम पे है नहीं, फिर किससे करोगे भाई? बड़े कॉलेज वाली लाइफ जी रहे हो तुम। स्कूल छुट्टी जब मन रखा तब कुछ लाते लाती है कुछ बैग में। चलो कोई बात नहीं, श्रेणी क्रम संयोजन की बात कर लेते। आओ, श्रेणी क्रम संयोजन का आपको चित्र ध्यान रखना, बाकी खेल खत्म। एक प्रतिरोध ये मान लेंगे, एक प्रतिरोध ये मान लेंगे, एक प्रतिरोध ये मान लेंगे, ठीक है। ये वही कुंजी अपनी, सॉरी बेंट्री, ये कुंजी मान लिया, ये इतना मान लिया, ठीक है सर जी। अब वो एमीटर वोल्ट मीटर भी लगा देते हैं, ठीक है ना, वो लगा देंगे अपन। इधर एक मान लिया अपन ने पार्श्व क्रम, ये बालाजी का त्रिशूल है भाई। इधर एक प्रतिरोध, ठीक है। अगर मेरे को एमीटर जोड़ना है तो एमीटर, यहां देखो इनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, विभवांतर जो वोल्ट मीटर नापता है वो पार्श्व क्रम में लगा हुआ रहेगा सर जी। पार्श्व का मतलब समांतर लगा हुआ है ना, पार्श्व का मतलब समांतर रेखा में। यहाँ भी क्या लगा हुआ रहेगा? समांतर क्रम में। और एमीटर कहीं भी लगा दो वो हमेशा कौन से क्रम में रहेगा? श्रेणी क्रम में। सेम चीज यहाँ भी आ जाएगी।
ये यहाँ पे तो देखो कौन हो जाएगा, वोल्ट मीटर। अब यहाँ पे जो एमीटर होगा ना वो अलग अलग नापांक देगा, ठीक है, वो बनाऊंगा तो ज्यादा कचरा हो जाएगा। आओ अपन को डेफिनेशन आनी चाहिए, श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं और पार्श्व क्रम संयोजन किसे कहते हैं। तो सीधी सी बात है, ये पहला प्रतिरोध R1, ये दूसरा प्रतिरोध R2, ये तीसरा प्रतिरोध R3। तो जब पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रारंभिक सिरे से जुड़ा हुआ हो तो ऐसे संयोजन को क्या कहा जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन। तो क्या ध्यान रखोगे, जब पहले आरती क्या हो गया, हंसते रहा करो, हंसते अच्छे लगते हो, हंसते रहा करो। पता है क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम तुम्हारी गलती की वजह से मार खाते हो। मैं कट कर दूंगा ये तो, ठीक है ना। तुम्हें क्या लगता है सालो, तुम घर पे बताओ, मैं कट कर दूंगा इसको, ठीक है। गुस्सा मत करो मेरे पे, आई रिक्वेस्ट इट। गुस्सा करने के 100 रुपए अलग से लूंगा मैं। अब नहीं करेगा, नितिन हंस जाएगा, नहीं हंसेगा, गुस्सा करेगा मेरे पे। तो फिर किताब लाया निकल, किस खुशी में नहीं आए थे, तो पहले कहता, पूछा था आपने मेरे से पहले, रख दिया चटीड़ आते। चलो कोई नहीं, बच्चों को मारना नहीं चाहिए, बहुत बड़ा पाप होता है। पर मेरे क्या 200 ऐसे 100-200 पाप हो रखे, तो मैंने कहा एक और कर लेते हैं, ठीक है। ओ प्रतिरोध की बात करते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन, खुशी तो देख। तो क्या लिखोगे, जब पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा और दूसरे प्रतिरोध का प्रारंभिक सिरा, ये पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा ये और दूसरे प्रतिरोध का प्रारंभिक सिरा जब आपस में जुड़े होते हैं तो ऐसे संयोजन को क्या कहा जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है, ठीक है। आरती इधर देख, ऊपर है, विदाई लेट है तुम्हारी अभी। दूसरा आता है पार्श्व क्रम संयोजन, तुम्हारी तो धीरे पड़ी होगी, है ना ये। चलो कोई नहीं, पार्श्व क्रम संयोजन किसे कहते हैं, अभी सामाजिक में भी सुनना है इसलिए रिपीट है, इधर देख लो, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। पार्श्व क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं, तो जब पहले प्रतिरोध का, ये R1 मान लिया, ये R2 और ये R3, R1 R2 और R3 इन तीनों प्रतिरोधों का प्रारंभिक सिरा यहाँ पे है और इन तीनों प्रतिरोधों का अंतिम सिरा यहाँ पे। तो क्या ध्यान रखोगे, R1 R2 और R3 के अंदर जब पहले R1 R2 और R3 के अंदर क्या ध्यान रखोगे, जब तीनों प्रतिरोधों का या सभी प्रतिरोधों का प्रारंभिक सिरा और अंतिम सिरा एक ही हो। जब सभी प्रतिरोधों का प्रारंभिक सिरा और अंतिम सिरा एक ही हो तो ऐसे संयोजन को क्या कहा जाता है, पार्श्व क्रम संयोजन। और जब प्रतिरोधों का मतलब पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा और दूसरे प्रतिरोध का प्रारंभिक सिरा दोनों एक ही हो तो ऐसे संयोजन को क्या कहा जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। अब श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन में आपको ध्यान रखना है, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या ध्यान रखना है कि विभवांतर क्या होता है, अलग अलग। विभवांतर क्या होता है, अलग अलग। और धारा क्या होती है, समान। धारा क्या होती है सर जी, समान। और विभवांतर कैसे होता है, अलग। यहां से खड़ी होगी वहां पीछे बैठे मैडम आप, इसको खड़ा कर। अच्छा मुक्की देरी पहले पढ़ी हुई। दूसरा, पार्श्व क्रम संयोजन में क्या ध्यान रखोगे, पार्श्व क्रम संयोजन में कौन अलग अलग होती है, धारा अलग अलग होती है प्रतिरोध पर, प्रत्येक प्रतिरोध पर। और कौन समांतर होता है, समान होता है। विभवांतर सभी प्रतिरोधों का समान होता है। तो अगर पूछा जाए श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन में क्या अंतर होगा, तो पहले तो इनकी डेफिनेशन लिखोगे। श्रेणी क्रम संयोजन की क्या डेफिनेशन होगी कि वह प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा और दूसरे प्रतिरोध का प्रारंभिक सिरा एक ही हो, उसे क्या कहा जाएगा, श्रेणी क्रम। ये पहला अंतर, पहला इसमें। और दूसरा इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो क्या लिखोगे, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों का प्रारंभिक सिरा और अंतिम सिरा एक ही हो, उसे क्या कह दिया जाएगा, पार्श्व क्रम संयोजन कहा जाएगा। ये पहला अंतर हो गया इनकी परिभाषा का। दूसरा अंतर क्या लिखोगे कि श्रेणी क्रम के अंदर क्या होता है, प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर अलग अलग होता है। प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर क्या होता है, अलग अलग। जैसे इसको हो जाएगा V1, इसका V2, इसका V3। तो दूसरा अंतर क्या ध्यान रखोगे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में, कि श्रेणी क्रम में जो होता है प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर अलग अलग होता है और यहाँ पे क्या होता है, पार्श्व क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर समान होता है, एक ही होता है, मतलब यहाँ पे V होता है। तीसरा अंतर क्या ध्यान रखोगे, श्रेणी क्रम के अंदर क्या होता है, प्रत्येक प्रतिरोध पर जो धारा है उसका मान क्या होता है, समान। यहां भी आई, यहां भी आई, यहां भी आई। लेकिन पार्श्व क्रम संयोजन में क्या होता है कि जितने भी प्रतिरोध होते हैं उन पे धारा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। मतलब यहाँ पे इस प्रतिरोध की धारा I1, इस प्रतिरोध की धारा I2, इस प्रतिरोध की धारा I3। ये ध्यान रखना। तीसरा चौथा अंतर क्या ध्यान रखोगे, इनका ये बना दोगे, चित्र बना दोगे। तो 4 अंतर हो गए, क्लियर ये चीज, ओके। अब ध्यान रखना, जब श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है, जब प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में किया जाता है तो कुल प्रतिरोध कितना होता है, ठीक है। ये टॉपिक है अपने पास क्या, कि जब
प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो, जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो, जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो कुल प्रतिरोध कैसे निकालना होता है? कुल प्रतिरोध। और घना आसान, कितना आसान, घणो घणो आसान। ठीक है, आओ देखते हैं। आपको पता ओम का नियम क्या कहता है? R बराबर V अपॉन आई। अरे यही कहता है ना? ओके, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप ये बताओ, यहाँ पे सेम कौन लेते हैं अपन? फॉर्मूला क्या बनाते हैं? V का बनाते हैं ना। तो देखो R ऐसा कैसा, I भाग में तो जाके गुणा में, इधर कौन बच जाएगा? V। अगर अब मैं पहले प्रतिरोध की बात करूं, R1 की बात करूं, प्रतिरोध इधर देख के पढ़ ले, ऐसे तो बड़े टॉपर और बन रहे हो तुम। प्रतिरोध R1 के लिए विभवांतर, प्रतिरोध R1 के लिए, तो देखो आपको फॉर्मूला पता है, V बराबर कौन होता है? RI। प्रतिरोध R1 के लिए विभवांतर भी कितना है अपना? V1। भाई प्रतिरोध R1 के लिए विभवांतर V1, प्रतिरोध R2 के लिए विभवांतर V2, प्रतिरोध R3 के लिए विभवांतर V3। हाँ क्या कुछ ही बोल रहे? R1 प्रतिरोध R1 के लिए बात करें, और धारा आपको पता है सभी जगह समान है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। प्रतिरोध R2 के लिए, प्रतिरोध R2 के लिए फॉर्मूला आपको पता है, B बराबर क्या होता है? शुद्ध दी, डंडा अभी भी मेरे हाथ में ही है। V बराबर क्या होता है? नहीं बोलना? हाँ ठीक है ना। V बराबर कौन होता है? RI। V, अब अपन प्रतिरोध R2 के लिए बात करें तो विभवांतर उसका कौन है? V2। प्रतिरोध R2, ठीक है। आइए सर समीकरण नंबर 2, समीकरण 3। अब R3 के लिए बात कर लेते हैं। प्रतिरोध R3 के लिए फॉर्मूला क्या होता है वंशिका दीदी? V बराबर RI, ठीक है। आओ देखते हैं। V अपन प्रतिरोध R3 के लिए बात करें तो विभवांतर कितना हो जाएगा उसका? V3। समीकरण नंबर 3। अब मेरे को अगर कुल विभव निकालना है, प्रति परिपथ का कुल विभव निकालना है, तो कुल विभव क्या होगा? मतलब V क्या होगा? V1 V2 V3, इन तीनों का टोटल कर दूंगा तो कुल विभव मिल जाएगा मेरे को। गुनगुन दीदी ठीक है, बड़ा खुशी हो रही है मेरे को, पता नहीं क्यों। V2 और V3। V कितना दे रखा है आपको? RI, ये मैं करा चुका हूं पहले। V1 कितना है? R1I। V2 कितना है? R2I। V3 कितना है? R3I। RI ऐसा कैसा, I सभी जगह समान है तो बाहर ले लू, अंदर कौन बच जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस I से R बराबर कौन हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ध्यान रखना, जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो कुल प्रतिरोध कैसे निकालते हैं? सभी प्रतिरोधों का क्या कर लो आप? योग कर लो, आपको कुल प्रतिरोध मिल जाएगा। ठीक है सर जी, क्लियर ये चीज? पक्का? अरे क्लियर है ना?